नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। बहुत ही बच्चों आसान सा चैप्टर है और ये हम डेली लाइफ के अंदर हम ये यूज करते रहते हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर पता लगेगा कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे काम करती है, जो एक्सीलरेशन होती है बच्चों वो कैसे काम करती है, जो हमारे प्लैनेट्स है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, कौन सा उनका टाइम पीरियड होता है। बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमें हमारी प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताता है, हमारे सैटेलाइट मोशन के बारे में बताता है, हमारी ग्रेविटी के बारे में बताता है, हमारी अर्थ के बारे में बताता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एसिलेटेड टुवर्ड द अर्थ विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कह रहे कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसके पास कोई मास है वो क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। कैसे करते हैं? अर्थ की तरफ वो एक्सीलरेट करते हैं और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो जाते हैं। बिल्कुल ये सही बोल रहा है बच्चों कि हमको पता है कि अगर क्या करें हम एक हाइट से क्या करेंगे, हम एक मास को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ बच्चों मूव करेगा। और ये बच्चों मूव कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कि अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो हमें पता है कि हम देखते हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, इस केसेस के अंदर हम क्या लेते थे बच्चों, जी हम लेते थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि एक्सीलरेशन से ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब ये सेंटर ऑफ दी अर्थ की तरफ जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो अर्थ होती है हमारी वो फोर्स लगाती है इस मास के ऊपर कि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमें सबको पता है कि बच्चों इस तरह से जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो बच्चों, तुम अगर मान लीजिए ये 1 किलोग्राम का है और मान लीजिए एक 10 किलोग्राम का है, तो हम क्या देखने को मिलता है हमको कि ये जो है, जो दोनों आते हैं बच्चों एक्सीलरेशन से, वो सेम एक्सीलरेशन से ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। और कहाँ तक ये मूव करते हैं? एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जाते हैं टुवर्ड दी अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ क्या ये होता है इनका डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पता है हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर तुम मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ बच्चों। और वो कितनी एक्सीलरेशन से वो मूव करता है? वो करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है। ये हमने डेली लाइफ के अंदर काफी बार इसको यूज किया होगा, इसको महसूस किया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। स्टार अपीयर इन द स्काई विद द पोजीशन अनचेंज ईयर आफ्टर ईयर। तो जो हमारा स्टार है बच्चों वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी पोजीशन है बच्चों स्टार की वो सालों सालों में क्या होती है, वो चेंज होने लग जाती है। तो बच्चों यही सब हमारा ग्रेविटेशन के अंदर आता है। ठीक है बच्चों। प्लैनेट सीम टू हैव रेगुलर मोशन अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ स्टार। जो प्लैनेट होते हैं बच्चों हमारे वो मूव करते हैं, जैसे हम ही हमारा जो अर्थ है बच्चों मूव करता है सन के अराउंड। और इसका जो साइकिल होता है बच्चों वो होता है, टाइम पीरियड इसका होता है 24 आवर। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा दिन और रात कैसे होता है डिफाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी बच्चों मोशन होंगे, प्लेनेट के मोशन होंगे, हमारे सर्कुलर मोशन होंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसके अंदर अर्थ होगा, जैसे हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड है किससे, हमारी अर्थ की ग्रेविटी से, उस पर फोर्स लगेगा। यही सब इनके बारे में हम ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से लॉ होंगे, ये सारे इनके ऊपर हम जानेंगे कि जैसे ही हम हाइट बढ़ाते रहेंगे तो हमारी ग्रेविटी जो है कैसे चेंज होएगी और क्या टाइम पीरियड रहेगा, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले बच्चों आएगा हमारा केपलर्स लॉ। ठीक है बच्चों, पहला लॉ है बच्चों हमारा केपलर्स लॉ, और वो है क्या बच्चों, हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट। कह रहा है कि ऑल प्लैनेट मूव इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। कह रहा है कि जितने भी प्लैनेट है बच्चों हमारे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। कैसे? एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है बच्चों? एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये एक अंडाकार की शेप में ये होता है। इसके अंदर ये होता है बच्चों हमारा सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। और ये मान लीजिए अगर ये है मेरा ए, अगर ये है मेरा बच्चों मान लीजिए ये है मेरा ए और ये है बच्चों मेरा बी। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर केस के अंदर क्या होता है, ए जो होता है बी से बड़ा होता है। ए अगर बराबर हो जाएगा बच्चों तो हमें पता है कि ए अगर बराबर हो जाएगा बी के तो ये आ जाएगा सर्कल पर। इस केस के अंदर ए होता है हमारा बी से बड़ा।
स्टेप टू ड्रॉ एन इलिप्स, और अगर हम इसके मोशन को देखें, हमारे प्लेनेट के मोशन को देखें कि वो कैसे इलिप्स के अंदर फॉलो करते हैं, तो देखते हैं स्टेप कैसे कैसे इसके लिए होंगे। Select 2 point F1 and F2. Take a length of string and fix it end at F1 and F2 by pin. With the tip of a pencil, stretch the string taut and then draw a curve by moving the pencil, keeping the string taut throughout. कह रहे कि बच्चों हमको पहले तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इलिप्स बनाना है, हमारी जो मोशन है बच्चों प्लेनेट का वो देखना है लो ऑफ ऑर्बिट का, तो हम क्या करेंगे F1 और F2 क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं इसका फिगर। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, F1 और F2 को कर दिया है फिक्स। ये है बच्चों हमारी स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक कर्व पाथ पे इसको हम घुमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है ये, दूसरा बोल रहा है कि टेक अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड फिक्स इट एंड। कह रहे एक लेंथ लो बच्चों स्ट्रिंग की और उसको कर दो फिक्स एंड पे। एक को रख दो बच्चों F1 पे बांध दो, एक को बांध दो F2 के ऊपर पिन की मदद से। और क्या करोगे तुम, विद द टिप ऑफ द पेंसिल, और पेंसिल की टिप को करेंगे हम स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रिंग जो भी हमारा जो कर्व आएगा बच्चों, हमारा जो ड्रॉ होगा पेंसिल की वजह से, वो हमें दे देगा एक इलिप्स का शेप, जैसे इस केस के अंदर ये हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये F1 ये है F2। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये इलिप्स बनता है। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। द क्लोज कर्व ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन इलिप्स। जो हमने देखा था बच्चों, हमने पिन को फिक्स किया था, उस पर स्ट्रिंग बांधी थी, और फिर हमने कर्व बनाया था उस स्ट्रिंग की वजह से, मदद से, पेंसिल की टिप की मदद से। तो वहां से जो कर्व बनेगा वो बच्चों बन जाएगा हमारा इलिप्स। और वो जो क्लोज कर्व है बच्चों, जो ये बन रहा है हमारा, हमने क्या किया, इस तरह से इसको फिक्स किया और इसको हम ऐसे रोटेट करते गए, या मतलब इसको मूव करते गए, तो हमारा जो कर्व आएगा वो आता है बच्चों हमारा इलिप्स। The sum of the distance from any point on the ellipse to the two foci F1 F2 is constant। कह रहा है कि जो सम होगा बच्चों डिस्टेंस का फ्रॉम एनी टू, किसी भी पॉइंट पर बच्चों इलिप्स पे, उसके फोकाई से F1 और F2 से, वो होगा कांस्टेंट। क्यों होगा बच्चों कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है, ये कह रहा है कि ये है मेरा F1। अगर मैं इसको अच्छे से तुमको और समझाऊं, इसकी मैं अगर अच्छे से एक फिगर बनाऊं बच्चों, तो क्या कह रहा है, ये है मेरा F1, ये है मेरा F2, और ये बना दिया मैंने एक इलिप्स बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को लिया, इस तरह से बांधा, और हम इसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम कर रहे हैं मूव। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, हमें पता ही जो स्ट्रिंग है हमारी, इसकी लेंथ है बच्चों फिक्स। और क्या होगा अगर इसकी लेंथ फिक्स है, तो ये तो चेंज होता रहेगा बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों, पर हमारी जो लेंथ है वो रहेगी फिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया होगा, इसका मतलब होगा कि जो सम होगा बच्चों डिस्टेंस का किसी भी पॉइंट पर इलिप्स के किसी फोकाई से, ये है मेरा F1, ये है मेरा F2, तो हमें पता है ये वाली लेंथ बच्चों प्लस दिस लेंथ, ये क्या हो जाएगी, हमको दे देगी टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और अगर ये हमको टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देगी, और हमें पता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है कांस्टेंट, तो जो सम होगा बच्चों डिस्टेंस का किसी भी पॉइंट पर इलिप्स के किसी टू फोकाई से F1 और F2, वो रहेगा बच्चों हमारा कांस्टेंट, जिसके अंदर F1 और F2 को मैं बोलूंगा बच्चों फोकाई। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर हम ज्वाइन कर दे F1 F2 को, F1 और F2 को मैं ज्वाइन करूं एंड एक्सटेंड द लाइन टू द इंटरसेक्ट दैट इलिप्स एट पॉइंट P एंड A, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PA इज सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है हमको, ये कह रहा है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं फोकाई है मेरा बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इसको इस वाले में फॉर्म में करूं कि ये मेरा है सन, ठीक है बच्चों, और ये मान लीजिए प्लेनेट, ये मैंने कर दिया F1 F2 को, और ये मैंने कर दिया इसको सेंटर, तो ये जो हमारा बीच में जो आएगा बच्चों उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है बच्चों, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PA इज कॉल्ड द ओरिजिन। कह रहा है कि ये जो हो जाएगा हमारा PA, ये है मेरा F1, ये है मेरा F2, और क्या होगा बच्चों, ये जो लाइन होगी बच्चों हमारी, ये हो जाएगी हमारी ओरिजिन। और कह रहा है कि ये PA है और ये है A, तो PO हो जाएगा बच्चों बराबर OA के। और ये जो लेंथ होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और PO इज इक्वल टू AO कह रहा है कि ये है बराबर, और इसे हम क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं सेमी। अगर मैं मान लूँ ये है A और ये भी है A, और इसे मैं मान लूँ B लेंथ और इसे मैं मान लूँ B लेंथ, तो सेमी मेजर एक्सिस हमारी होती है बच्चों A।
और सेमी माइनर एक्सिस वो होती है बच्चों हमारी बी। तो ये बच्चों इसके बारे में तुम पढ़ोगे काफी ज्यादा डिटेल में अपने मैथ्स के अंदर जब तुम हम पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पर अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी सेमी मेजर एक्सिस और यहाँ पर बच्चों पी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ के। ठीक है, फॉर अ सर्कल, अगर हमको सर्कल बनाना है तो जो फोकाई होंगे बच्चों, जैसे ये फोकाई क्या करेंगे एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा, मतलब ए और बी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बराबर। मर्ज इट एंड द सेमी मेजर एक्सिस बिकम द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सेमी मेजर एक्सिस है बच्चों वो बच्चों हमारी बन जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम फोकाई को है इन दोनों के फोकाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे इनका डिस्टेंस या एक ही कर देंगे इनके पॉइंट को, तो जो आएगा बच्चों हमारा रेडियस वो हो जाएगा बच्चों सेमी मेजर एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, हमने एक बात की थी कि कैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट है जो वो मूव करते हैं, वो करते हैं इलिप्स के अंदर। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ एरिया की बात हम करते हैं। यही कैपलर्स का एक लॉ है बच्चों। तो ये क्या कहता है हमें, जो लाइन दैट ज्वाइन एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन करेंगे बच्चों अगर हम प्लैनेट और सन के बीच में, तो क्या करता है जैसे ही जो है हमारा प्लैनेट मूव होता है वो क्या करता है इक्वल एरिया स्वाइप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। कैसे बोल रहा है, अगर मैं तुमको इसकी फिगर दिखाऊं बच्चों, जैसे ये है हमारा प्लैनेट, ये मूव हो रहा है इधर इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए ये हमारा सन। तो बच्चों जो ये एरिया आएगा, ठीक है, वो बराबर होगा किस एरिया के, जैसे ही अगर ये मान लीजिए ये ट्रैवल करेगा किसी टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये टाइम टी के लिए इसने ट्रैवल किया, किसी टाइम टी के लिए इसने ट्रैवल किया, और ये जो सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेगा, तो ये जो एरिया आएगा ना बच्चों ये हमारा होगा बराबर। तो ये है कैपलर्स का लॉ। इसको हम ऐसे मानते हैं बच्चों कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है हमारा, इसके अंदर होता है बच्चों हमारा कांस्टेंट, कि ये जो एरिया है बच्चों हमारा ये बराबर होगा। मान लीजिए कि इस तरह से ही हमारा जो प्लेनेट है ये इधर है, तो ये वाला एरिया जो होगा बच्चों ये बराबर हो जाएगा इसके। ये एक एजम्पशन है, ये कैपलर्स लॉ की एक ऑब्जर्वेशन है बच्चों, तुम इसको ऐसे मान सकते हो। द लाइन ज्वाइनिंग the line that join any planet to the sun sweep equal area in equal interval of time। ठीक है बच्चों, the law suggests that the planet appear to move slower when they are farther from the sun। कह रहा है कि जो ये लॉ हमें क्या सजेस्ट करता है, जो प्लेनेट बच्चों हमको अपीयर होते हैं, जब द प्लेनेट डेट अपीयर टू मूव, जैसे कि हमारे जो प्लेनेट होते हैं वो मूव करेंगे स्लो मूव करेंगे, इसका मतलब वो है काफी ज्यादा दूर सन के रिस्पेक्ट में, एज कम्पेयर टू द व्हेन दे आर नियरेस्ट टू द सन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों यहाँ पर एक फिगर कि कैसे हमारे जो है ट्रेवल होते हैं और ये इक्वल एरिया कैसे स्वाइप करते हैं। तो इस केस के अंदर अगर देखोगे बच्चों ये जो डिस्टेंस है हमारा बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या दिखेगा कि ये जो है मूव हो रहा है वो काफ़ी कम मूव हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। यही हमसे ये बताया गया था हमारे सेकेंड लॉ के अंदर। और ये जो एरिया होता है बच्चों वो करता है इक्वल स्वीप। जैसे बच्चों तुम इसको कैसे मान सकते हो कि एक झाड़ू है बच्चों हमारे पास जिससे हम क्या करते हैं साफ सफाई करते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम इसको इस तरह से रख दो और तुम जैसे ही एक इसका क्या करोगे, तुम एरिया जो है स्वाइप करोगे, तो जो ये एरिया आएगा बच्चों वो बराबर हो जाएगा इस एरिया के। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा लॉ ऑफ एरिया। अब बात करते हैं बच्चों हम लॉ ऑफ पीरियड की। ठीक है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन of a planet is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। कह रहा है कि जो स्क्वायर, अगर मान लीजिए कि एक ये हमारा है मोशन हो रहा है प्लैनेट का और ये मूव हो रहा है इस तरह से, ये मान लीजिए ये है हमारी इलिप्स के अंदर मूव हो रहा है। हमने देखा था कि इलिप्स हम एज्यूम कर रहे हैं, ये है मेरा बच्चों ए, ये है बच्चों मेरा बी, ए और बी है, ए है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, ये है बच्चों हमारा माइनर एक्सिस। तो ये हमको क्या कह रहा है और हमको क्या पता है बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड ये होता है कि ये है घूम के वापस से आ जाए अपनी पोजीशन के ऊपर। तो ये मान लेते हैं बच्चों कि ये लगा इसको टाइम पूरा रोटेट करने के लिए या पूरा इलिप्स इसके पाथ को पूरा रोटेट करने के लिए। और ये हमसे क्या कह रहा है कि जो ये टाइम पीरियड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। कह रहा है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब स्क्वायर कर दूं मैं टाइम पीरियड का, और ये बराबर किसके होता है, वह प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोल रहा है बच्चों, प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस बच्चों हमारी क्या होती है, वो होती है बच्चों हमारी ए। तो ये हमको बताता है, ये लॉ ऑफ पीरियड हमको बताता है कि टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर करोगे वो बराबर हो जाएगा हमारे सेमी मेजर एक्सिस के, मतलब इसके क्यूब के।
तो ये हमको ये लो बताता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से ये हमारा जो होता है ये रिलेट होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एजम्पशन है बच्चों, जो हमने केपलर लॉ की मदद से ये हमको मिली है। तो ये बच्चों हमेशा याद रखना कि टी स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के, मतलब सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। The following table provides the approximate time period of the revolution for the 8 planets around the sun along with the value of the semi major axis। तो बच्चों देखते हैं हम कुछ टाइम पीरियड हमारे प्लेनेट के जो है 8 प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है उनके टाइम पीरियड के बारे में हम जानेंगे, और उनके बारे के अंदर हम जानेंगे कि उनकी सेमी मेजर एक्सिस के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे ये मूव करते हैं और कितना टाइम पीरियड लेते हैं। देखते हैं बच्चों ये टेबल के अंदर बच्चों हमारा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर सेमी मेजर एक्सिस हमको ये दी गई है, टाइम पीरियड हमको दी गई है। जैसे इस केस के अंदर हमारा क्या दिखा रहा है कि मरकरी ले रहा है बच्चों 0.24 ईयर। बच्चों हम कितना लेते हैं बच्चों, एक मतलब टाइम पीरियड कितना लेते हैं बच्चों, हमारा टाइम पीरियड होता है बच्चों 1 ईयर। पर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है बच्चों वो क्या करता है, वो सन के पूरे एक रोटेशन के लिए क्या करता है। अगर ये मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और ये मेरा सन है, इसको मैं मान लो सन, ये मेरा अर्थ, तो बच्चों क्या होता है इसको पूरा रोटेट करने के लिए, वापस इसी पोजीशन पे आने के लिए, पूरा टाइम पीरियड के लिए इसको लगता है बच्चों 265 डेज, और इसको हम बोलते हैं 1 ईयर, बी से हम बोल देते हैं। और हमें पता है बच्चों जो मरकरी है, वीनस है, वो क्या है बच्चों हमारी, जैसे ये अर्थ है तो हमारी जो वीनस होगा या मरकरी होगा वो उसके कम ऑर्बिट पे होगा, मतलब वो पास है सन के हमारे रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ये जो होते हैं बच्चों ये लेंगे कम टाइम पीरियड, मतलब जल्दी ये क्या करेंगे, जल्दी ट्रैवल कर लेंगे, उनका जो क्या होगा टाइम पीरियड होगा वो कम आएगा। जैसे कि मरकरी के केस के अंदर वो आ रहा है 0.24, और जैसे वीनस के केस में आ रहा है 0.615। ठीक है बच्चों, मार्स लेगा ज़्यादा हमसे, जुपिटर काफ़ी ज़्यादा लेता है, मतलब वो लेता है 11 साल लेता है बच्चों, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 साल के करीब वो लेता है हमारे सन को पूरा एक रिवॉल्व करने के लिए, पूरा एक चक्कर काटने के लिए। उसी तरह से बच्चों सैटर्न लेता है 29.5, उसी तरह से यूरेनस लेता है 84, और नेपच्यून लेता है बच्चों 165 ईयर लेता है पूरे एक सन के एक अराउंड एक सर्कल, मतलब एक एलिप्स, एक पूरा कर्व पाथ लेने के लिए। मतलब अगर ये पॉइंट इससे स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट पे आने के लिए इसको लगेगा 165 ईयर। समझ रहे हो बच्चों? तो इसकी वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इनका डिस्टेंस है बच्चों नेपच्यून और सन का वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनको लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। केपलर्स लॉ, दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम इसको देख सकते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, फॉर अ सेंट्रल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो इसके अंदर बच्चों हमारी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो होती है हमारी कांस्टेंट। तो बच्चों जो हमारा होता है इसकी वजह से जो हैज द रेट एट विच द एरिया इज स्वेप्ट, जो बच्चों हमने देखा था जो एरिया होता है बच्चों जो स्वेप्ट हो रहा है, मतलब जो हम कर रहे हैं, जो प्लेनेट जो स्वेप कर रहा है प्लेनेट हमारा, वो होता है बच्चों हमारा कांस्टेंट, जो कि है हमारा क्या है केपलर सेकंड लॉ, मतलब dA/dt हमारा होगा कांस्टेंट बच्चों किसी भी टाइम के लिए। कि हमारा प्लेनेट है, अगर ये सन है और जैसे हमारा प्लेनेट इधर है, इधर से ये इधर आया मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए कि ये इधर से इधर आया, ठीक है, तो जो ये एरिया होगा और ये वाला एरिया होगा, अगर ये टाइम t है, इसके लिए भी टाइम ले रहा है t, अगर इसको मैं बोल दूं a1, इसको मैं बोल दूं a2 बच्चों, तो हमारा a1 हो जाएगा बराबर a2। ये हमेशा याद रखना, ये है केपलर्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बच्चों हम बात करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल G से, एंटरिंग द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो बच्चों इसको जो वैल्यू है बच्चों G की, हम G की वैल्यू जो है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आती है बच्चों हमारी फोर्स के अंदर, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे इसकी वैल्यू आई, ये कैसे इनको किसने डिस्कवर किया था। तो जो बच्चों एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चों, वो हुआ था किसकी वजह मदद से, वो हुआ था पहले, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो हुआ था इंग्लिश साइंटिस्ट जो जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, जो कि उन्होंने किया था ये डिस्कवर 1798 के अंदर। इन्होंने ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमको बताई थी, और इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने यूज किया था, तो चलिए ये देखते हैं।
ही मेजर्ड जी बाय यूजिंग, हम देखते हैं कि इन्होंने जो ग्रेविटी है बच्चों, हमारी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैसे मेजर की थी। उन्होंने क्या किया था, क्या किया था, चलिए देखते हैं। सस्पेंडेड बार, उन्होंने क्या किया, एक सस्पेंड की बार को विद 2 स्मॉल लेड स्फीयर अटैच एट द एंड। कह रहा है इसने एक बार ली, इस पे कर दिए 2 स्फीयर को, लेड स्फीयर को अटैच। The two large lead sphere brought too close to the small ones but at opposite side. The force of attraction between the big sphere and its neighbors fall produce a twist. तो क्या होगा बच्चों, इनकी वजह से एक लगेगा फोर्स, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ट्विस्ट होगा। और अगर ये इसको हमने कर दिया सस्पेंड वायर से, अगर इसकी मैं फिगर दिखाऊं तुमको, तो ये इस तरह से कुछ है। ठीक है बच्चों, ये हमारी है वायर सस्पेंडेड, और ये बच्चों ये है वायर सस्पेंड वायर है, और ये बच्चों हमारी है लेड स्फीयर। तो इस तरह से हमने कर दिया। तो ये क्या होगा, ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क इन दोनों की फोर्स की वजह से। तो उसी को इसने इक्वेट किया होगा हमारे टॉर्क से, इसको इक्वेट करेंगे तो इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा जी। तो देखते हैं कैसे हुआ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बिग स्फीयर एंड इट्स नेबरिंग स्मॉल स्फीयर प्रोड्यूसेस ट्विस्ट। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों बिग स्फीयर और उसके स्मॉल स्फीयर का, वो क्या करेगा, एक ट्विस्ट प्रोड्यूस कर देगा वायर के अंदर। और वो जो वायर का जो हमारा जो ट्विस्ट प्रोड्यूस किया है वो क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा हमारे टॉर्क को। टॉर्क ऑफ द वायर इक्वल टू द ग्रेविटेशनल टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है बच्चों, टॉर्क जो है बैलेंस करेगा हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्फीयर और स्मॉल स्फीयर के बीच में जो हो रहा है। तो हमें पता है बच्चों, जो फोर्स होता है बच्चों ग्रेविटी की वजह से, वो होता है बच्चों जी एम एम बाई डी स्क्वायर। जी होता है बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम होता है बच्चों, अगर मान लीजिए मेरा मास है कैपिटल एम, ये है बच्चों हमारे स्मॉल एम, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसे हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए इसका भी इसका डिस्टेंस है डी, तो मैं क्या बोलूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक बॉडी पर, किसी दूसरी की वजह से, वो लगता है बच्चों हमारा जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लग रहा है एक दूसरे की वजह से। मान लीजिए कि ये स्फीयर है बच्चों हमारा, जो हमने लिया था ये पिछले केस के अंदर हम देख रहे थे, ये कैपिटल एम है हमारा बड़ा स्फीयर, और ये कैपिटल बड़ा स्फीयर मतलब लेड का स्फीयर, और ये स्मॉल स्फीयर है बच्चों हमारा स्मॉल एम। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों थीटा जो होगा हमारा, ऑब्जर्विंग द थीटा अलाउ जी टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। तो थीटा की वजह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा जी। कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम बैलेंस कर देंगे बच्चों, हमको पता है जो टॉर्क होता है बच्चों, वो होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फोर्स इंटू करेंगे लेंथ, ये बच्चों हमारी लेंथ ऑफ द रॉड जो कि सस्पेंड कर दिया हमने, और इसको हम बैलेंस कर रहे हैं टॉर्क इंटू थीटा से। इससे बच्चों हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी जी की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारी जो है वैल्यू आ जाती है। अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, जो कैवेंडिश ने क्या किया होगा एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने वैल्यू पुट करी होगी इसके अंदर, तो जी की वैल्यू जो आती है वो आती है 6.67 10 to the power -11। ये बच्चों हमेशा याद रखना, रिमेंबर इट। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी हम बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ कैन बी इमेजिन अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो बच्चों हमको पता है कि अगर अर्थ के ऊपर मतलब हमारे सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, और जो एक्सीलरेशन होती है बच्चों उसकी, कि कितने एक्सीलरेशन से वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं बच्चों जी। कि अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जी एक्सीलरेशन से, वो मतलब जिसकी वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस स्पीड से, इतनी एक्सीलरेशन से जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा नीचे की तरफ। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि जो अर्थ है बच्चों हमारी क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, मतलब एक ये स्फेयर है बच्चों, एक ये स्फेयर है, एक इस तरह से हमारी कॉन्सेंट्रिक, ये हमारी जो अर्थ है इस तरह से बनी हुई है। मान लीजिए ये लेयर है हमारी अर्थ की। एट अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ, कह रहा है कि एक पॉइंट मान लीजिए आउटसाइड द अर्थ, मतलब इधर मैं मान लूँ, अगर ये मेरा अर्थ है, इधर मैं एक पॉइंट मान लूँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एज इफ द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिखूंगा ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, अर्थ के मास को मैं क्या बोलूंगा कि इसको मैं सेंटर पर सारा का सारा कंसंट्रेटेड कर देता हूं, मतलब इसको मैं पूरा मास हटा के इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करके मैं इधर रख देता हूं। तो जो हमारा फोर्स होएगा बच्चों, जैसे कि हम निकालते थे नॉर्मल केस के अंदर, कि हमें पता है कि ये अगर मास m है और ये मास m है बच्चों, तो जी एम एन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से हम बता सकते हैं कि फोर्स जो है हमारा कितना लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे किसी की वजह से।
तो इसी वजह से इसी तरीके से बच्चों हमारा आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अगर मान लीजिए ये है मेरा अर्थ के अंदर, मैं अगर पूछूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। फॉर अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ, कह रहा है कि अगर ऐसा कोई पॉइंट हो अर्थ के अंदर, ओनली सेल विद अ रेडियस लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कंट्रीब्यूट टू द ग्रेविटेशनल। तो बच्चों जो अगर जैसे ही मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई यहां पर क्या होगी हमारी एक्सीलरेशन, तो हम क्या करेंगे कि एक और हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे इसको कंप्लीट स्फीयर, और जो बच्चों जो बाहर का जो होगा हमारा अर्थ जो होगा, तो इसकी वजह से जो क्या होगा हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो करेगा बस इफेक्ट इसी की वजह से जो हमारा अंदर का, अगर मान लीजिए डी है बच्चों, तो इसी की वजह से जो है हमारा जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है अंदर डेप्थ के लिए, उसी डेप्थ का जो होगा हम वो स्फीयर कंसीडर करेंगे और इसको हम कंसीडर करेंगे पॉइंट मास। तो उसी तरह से हम इसका लेंगे मास और उसी तरह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स बता सकते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन अ मास एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, बच्चों क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है हमारा जी एम आर बाय आर स्क्वायर। अब जहां पर एम आ रहा है बच्चों मास ऑफ द स्फीयर विद द रेडियस आर, अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि किसी एक डेप्थ के अंदर हमारा क्या है फोर्स क्या लगेगा, तो वो होगा बच्चों एम आर। अगर मान लीजिए फिर हम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा होता है जो हमारा मास है वो एक स्फीयर के अंदर फैला गया है, क्योंकि उसके हम क्या करेंगे कंसीडर, उसके अंदर हम अपना मास कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा अर्थ का मास हमको पता है कि अर्थ का मास है बच्चों, ऐसे मान लीजिए एम ई है, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो है हमारा ये डी डिस्टेंस का है और ये बच्चों है हमारा आर, तो यहाँ से मैं यहाँ से क्या ये वॉल्यूमेट्रिक की वजह से मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, मास निकाल सकता हूँ, और यही मास मैं इक्वेट करूंगा इस फोर्स के लिए कि इस इतनी डेप्थ के अंदर जो होगा हमारा फोर्स कितना लगेगा। एम आर इज द मास ऑफ द स्फीयर विद द रेडियस आर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ फॉर अ मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर है बच्चों हमारा आर ई, अगर हम सरफेस की बात करें, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा सरफेस के ऊपर, वो हो जाएगा हमारा जी एम ई, मतलब मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो हमको पता ही है कि ये कैसे निकालते हैं हम, तो ये तो हमें पता ही है बच्चों कि इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अगर ये सरफेस पे है और सरफेस के ऊपर है, तो बच्चों हमने इसको कंसीडर कर लिया है पॉइंट मास, और इन पॉइंट मास मान के हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, रिलेशन देख लेते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मेजरेबल क्वांटिटी। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मास डिनोटेड बाय जी, बच्चों हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। उसकी वैल्यू कुछ होती है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, और कभी कभी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से हमको क्या पता है, जो फोर्स होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, वो होता है प्रोपोर्शन होता है मास और एक्सीलरेशन के, उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। और ग्रेविटी के अंदर केस क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है बच्चों वो होता है बच्चों हमारा जी, और जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से मैं जी को लिख सकता हूँ एफ डिवाइडेड बाय एम। तो एफ जो होता है बच्चों वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर्ड अपॉन एम। तो एम से स्मॉल एम से बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चों हमारी जी एम ई, मतलब ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मेजरिंग जी आर ई एंड जी अलाउ अस टू एस्टिमेट द मास ऑफ अर्थ, तो बच्चों इन्हीं की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ भी जो है निकाल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा जो है एक काफी ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट था केवेंडिश की मदद से, काफी ज्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट ये था। इससे हमने क्या किया था, हमने वेट किया था, हमने पूरी अर्थ का जो है वेट हम इससे इसकी वजह से निकाल पाए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्चुअली कंसीडर अ पॉइंट मास एम, मान लीजिए एक पॉइंट मास है एम जो कि एक हाइट एच अबोव है, मतलब सरफेस एक है मेरे पास ये अर्थ और एक है मेरे पास एक हाइट एच पर है। हम क्या देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ क्या होगी इस पॉइंट पर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमें पता है ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर, क्योंकि ये है बच्चों हमारा डिस्टेंस।
ठीक है बच्चों, तो क्योंकि आ रही है अगर तुम इसमें लोगे, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये था बच्चों हमारा, इस केस के अंदर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस बिटवीन दी, अगर मैं इसको मान रहा हूँ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब वो क्या हो जाएगा आर ई, ये बच्चों हमारा रेडियस, ये बच्चों हमारा एच। तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, फोर्स को हम लिखते हैं बच्चों जी एम एम, ये है बच्चों हमारा E डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसे हम फोर्स लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों मास से, तो हमारा आ जाएगा ग्रेविटी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इक्वेट करा है, बस हमने अगर आर ई को हम यहाँ पे लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा बच्चों आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है बच्चों हमारी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू क्या होगी किसी पॉइंट एच पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, हमको पता है कि h डिवाइडेड बाय आर ई वो है काफी ज्यादा छोटा, मतलब 1 से काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि हमें पता है h अगर मैं 1 किलोमीटर भी ले लूं बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर एक हाइट 1 किलोमीटर हाइट पर भी मैं अगर वो निकालूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं क्या देखूंगा कि आर ई जो है बच्चों वो उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर कुछ, तो ये काफी ज्यादा छोटा होता है। तो यहाँ से बायनोमियल एक्सपेंशन से मैं क्या वो लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ वो लिख सकता हूँ बच्चों मैं g इंटू 1 - 2h बाय आर ई से ये वेरी करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा सरफेस, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने देखा किसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये होती है बच्चों ये रिलेशन, इसको बच्चों हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।